गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू निक एजुकेशन। तो आपका निक एजुकेशन में बहुत स्वागत है। तो देखिए, आपका जो पेट लेक्चर है, तो जिसमें मैंने आप लोगों को जो केमिस्ट्री है पोर्शन आपका, उसमें आपके जो 2 लेक्चर हैं, ठीक है, वो मैंने कंप्लीट करा दिए थे। तो आज आपका देखिए तीसरा लेक्चर है, ठीक है। आज आपका लेक्चर है 3rd, यानी जिसका नाम है एटम तथा एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। आज आप लोगों को जो परमाणु है और तथा परमाणु संरचना के बारे में स्टडी कराएंगे, ठीक है। तो ये जो आपका टॉपिक है ये सिलेक्टिव है, ठीक है। इससे क्वेश्चंस काफी आते हैं। आपसे पूछ दिया जाएगा लाइक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, और आपसे क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या होते हैं, जो आपका परमाणु क्रमांक है वो क्या होता है, ठीक है, और परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसको किस तरीके से निकालते हैं। आपको कोई भी मेटल दे दी जाएगी या कोई भी एलिमेंट दे दिया जाएगा, उसमें आप लोगों को बताना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो न्यूट्रॉन होते हैं उनको किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके टॉपिक से आते हैं। तो आज आप लोगों को बताएंगे, ये आपका लेक्चर 3rd है, और जो आपका लेक्चर 2 और 1 है वो आपका इसमें दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, ठीक है। तो वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका देखिए लेक्चर 3rd है, लेक्चर 3rd है, देखिए। तो देखिए आपका जो लेक्चर 3rd है जिसका नाम है एटम तथा एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखिए इससे क्वेश्चन आते हैं और सारे क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टिव हैं। एटम एवं एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको हिंदी में बोला जाता है परमाणु तथा परमाणु संरचना। तो देखिए आपको सबसे पहले हम बताते हैं परमाणु यानी एटम के बारे में, ठीक है। तो देखिए जो आपका एटम होता है यानी जो परमाणु होता है, ये बहुत ही सूक्ष्म कण होता है, ठीक है। एटम कैसा कण होता है? बहुत ही सूक्ष्म कण होता है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन मोस्टली फैक्ट में पूछ दिए जाते हैं, आपको फैक्ट दे दिए जाएंगे, मतलब जब तक आप लोगों को प्रॉपर इसकी थ्योरी नहीं आती है, थ्योरी पोर्शन, मतलब तब तक आप उसका आंसर नहीं लगा सकते, ठीक है। तो देखिए जो आपका एटम होता है ये एक प्रकार से ब्रह्मांड में सबसे छोटा कण होता है, ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म कण होता है और जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं जो आपका एटम होता है, एटम आपका कैसा कण है? सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म कण है जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता या जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, आपके में दे दिया जाएगा, निम्न में से किसको विभाजित नहीं किया जा सकता। आपको दे देंगे अणु, परमाणु या तत्व या यौगिक, ठीक है। तो देखिए जो आपका मतलब एटम होता है यानी परमाणु होता है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है जो आपका एटम है, ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, ठीक है। ये कभी भी आपकी फ्री कंडीशन में नहीं रहता है। तो आप लोग लिख सकते हैं जो आपका परमाणु है यानी एटम है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। लेकिन अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें ये पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो देखिए आपका जो परमाणु है ये कभी भी आपकी फ्री स्टेज में नहीं रहता है, लेकिन अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें ये पार्टिसिपेट अवश्य करता है, ठीक है।
तो आप लोग लिख सकते हैं, ये फैक्ट आ सकते हैं, आते हैं पेपर में, पूछ दिए जाते हैं, निम्न में से कौन सा सत्य है। ठीक है, तो देखिए जो आपके परमाणु है ये किसी केमिकल रिएक्शन में या किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, तो देखिए ये एटम होते हैं, यानी जो आपके एटम है ये बहुत ही सूक्ष्म कण है। ब्रह्मांड में सबसे सूक्ष्म कण आपका एटम होता है। ठीक है, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपका एटम है ये कभी भी आपके फ्री स्टेज में नहीं रह सकता है। लाइक जो एटम है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें ये पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आप लोगों को बताते हैं एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए आप लोगों को बताते हैं एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो देखिए जिसमें से सबसे पहला आपका है इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट है आपका प्रोटॉन, और नेक्स्ट है आपका न्यूट्रॉन। देखिए ये जो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं होते तो 5 हैं। ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, पॉजिट्रॉन हुआ। ठीक है, और होते हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा जो मेजर मतलब रोल प्ले करते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए ये परमाणु का इस तरीके से नाभिक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, परमाणु का नाभिक होता है। एक क्वेश्चन देखिए आपके पेपर में आया था कि मतलब न्यूक्लियस किसको बोलते हैं। ठीक है, नाभिक को मतलब एक प्रकार से न्यूक्लियस बोला जाता है। ठीक है, उसने नाभिक की जगह आपको क्या दे दिया, न्यूक्लियस दे दिया। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, नाभिक को ही क्या बोला जाता है, नाभिक को ही आपका न्यूक्लियन बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो देखिए नाभिक को ही न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसमें आपके देखिए जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, ये पाए जाते हैं जिसके कारण इसका जो नाभिक होता है वो कैसा होता है, धनावेशित होता है। आपसे पूछ दिया जाएगा परमाणु का नाभिक कैसा होता है, परमाणु का नाभिक प्रोटॉन के कारण आपका कैसा होता है, एक प्रकार से पॉजिटिव होता है, यानी धनावेशित होता है। ठीक है, इसके आसपास सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस तरीके से सेल प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं कक्षा या कच्छ बोल दो। ठीक है, जिसको देखिए के कोष, एल कोष, एम कोष, ठीक है, एन कोष, और जिसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आप लोगों को बताते हैं जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज की थी थॉमसन नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है, इसकी ये खोज पूछ सकते हैं। थॉमसन नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। उन्होंने बताया था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये एक प्रकार से कैसा कण है, नेगेटिव कण है। इस पर जो चार्ज है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और ये क्या करता है, परमाणुओं के बाहर जो बनी हुई कक्षा होती है उसमें ये चक्कर लगाता है। आपसे पूछ दिया जाएगा परमाणु के बाहर कक्ष में इर्द गिर्द कौन घूमते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, परमाणु के कक्षा के आसपास क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, इस पर चार्ज कैसा होता है, माइनस के VE होता है। ठीक है, और आवेश कितना होता है, माइनस के 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो ये इस पर आवेश होता है। नेक्स्ट आपका है देखिए प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे। तो देखिए रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। लेकिन आपका ये क्वेश्चन आता है कि मतलब प्रोटॉन को नाम किसने दिया था। ठीक है, तो जो देखिए जो गोल्डस्टीन नामक साइंटिस्ट थे
गोल्डस्टीन, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्रोटॉन को नाम दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मतलब साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, उन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। उन्होंने बताया था कि जो प्रोटॉन होता है ये आपके नाभिक में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिससे इसका नाभिक धनावेशित होता है। ठीक है, तो देखिए जो प्रोटॉन है ये एक प्रकार से आपका कैसा कण है, स्टेबल कण होता है। ठीक है, ये आपका एक प्रकार से स्थायी कण होता है, इस पर चार्ज पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और इस पर चार्ज प्लस के 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻19 कूलम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन ये भी आपके परमाणु के नाभिक में प्रेजेंट होता है। और देखिए जो आपका न्यूट्रॉन है इसकी खोज चैडविक नामक साइंटिस्ट ने की थी। जेम्स चैडविक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, न्यूट्रॉन की खोज की थी। और उन्होंने हमको ये बताया कि आपका जो न्यूट्रॉन है इस पर आपका चार्ज कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, निम्न में से कौन सा उदासीन होता है। ठीक है, तो आपका जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन से ही समझ में आ रहा है, यानी इसकी जो मतलब नेचर है वो कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक है, यानी इस पर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है और ना ही कोई निगेटिव चार्ज है। ठीक है, ना तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना ही इस पर कोई निगेटिव चार्ज है। ठीक है, इस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। अब हम इनके द्रव्यमान के बारे में बताते हैं। ठीक है, इनका द्रव्यमान मोस्टली पूछ दिया जाता है। तो देखिए एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया था कि सबसे भारी है आपका सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन सा होता है। ठीक है, तो अभी बताते हैं। तो देखिए जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है ये एक प्रकार से आपका सबसे हल्का होता है। ठीक है, ये एक प्रकार से सबसे हल्का सब पार्टिकल होता है। ठीक है, लेकिन जो सबसे भारी होता है वो कौन सा आपका होता है, ये होता है न्यूट्रॉन, ये सबसे भारी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को उनके द्रव्यमान के बारे में बताते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणा 10⁻⁻31 kg। ठीक है, तो देखिए ये आपसे पूछ सकता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणा 10⁻31 kg। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 गुणा 10⁻⁻27 kg। ठीक है, कितना होता है, 1.67 गुणा 10⁻⁻27 kg। ठीक है, नेक्स्ट है आपका न्यूट्रॉन। तो देखिए न्यूट्रॉन का कितना होता है, 1.67 गुणा 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये इसका द्रव्यमान मोस्टली पूछ दिया जाता है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए आपका जो नाभिक है ये एक प्रकार से कैसा कण है, पॉजिटिव कण है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें इसकी डेफिनेशन हो सकती है, परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होता है वो इसके केंद्र में संकेंद्रित होता है, जिसके कारण जो इसका नाभिक होता है वो एक प्रकार से धनावेशित होता है। ठीक है, तो देखिए अब हम आप लोगों को बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। अब देखिए आप लोगों को बताते हैं जो आपकी ये के कोष है, एल कोष है, एम कोष है, एन कोष है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से फिल किया जाता है अभी आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, लाइक आपके के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एल कोष में कितने होते हैं, लाइक आपके एम कोष में किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को फिल किया जाता है। तो देखिए ऑर्बिटल्स में किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को फिल किया जाता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों को फिल किस तरीके से किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है 2n²। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था आपका कि 2n² में या n² ये क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आपके बताते हैं 2D मॉडल के अकॉर्डिंग। तो देखिए 2D में मतलब मॉडल के अकॉर्डिंग n बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, तो देखिए क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स यानी कक्षों की संख्या। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
कक्षों की संख्या, ठीक है। और यदि 3D में मतलब मॉडल की अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला होता है 2n², जहां n² बराबर क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कक्षकों की संख्या, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था, कक्षकों की संख्या। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये आपके पेपर में आ सकता है। इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से फिल करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है 2n²। अभी आप लोगों को बताते हैं किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए 2D मॉडल के अकॉर्डिंग यदि हम n बराबर नंबर ऑफ ऑर्बिट, क्या हो गया आपका, ऑर्बिट्स हो गया, यानी कक्षों की संख्या। और 3D मॉडल के अकॉर्डिंग n² बराबर क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी आपके क्या हो गए, कक्षकों की संख्या। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब आप लोगों को बताते हैं इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से फिल किया जाता है। तो देखिए आपका पहला कोष है, के कोष है आपका, एल कोष है, ठीक है, एम कोष है और एन कोष है, जिसको आप नंबरिंग दे दो, 1 कोष, 2 कोष, 3 कोष और 4 कोष, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, एक कोष हो गया आपका के, दूसरा आपका एल हो गया, ठीक है, एम हो गया आपका तीसरा और एन हो गया आपका चौथा, ठीक है। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से फिल करोगे, यह तो देखिए आपका फॉर्मूला था 2n²। यदि हम n² बराबर 1 रख दें तो आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल करोगे, 2, ठीक है। यदि हम देखिए n बराबर 2 रख दें तो आपका कितना आएगा, 2 गुणे 4 यानी 8। तो दूसरे में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। और ऐसे ही हम n बराबर 3 रखें तो कितना आएगा, 2 गुणे 3 का स्क्वायर यानी 2 गुणे 9 यानी 18, यानी 2, 8, 18 और नेक्स्ट रख देंगे 4 यानी 32। तो देखिए ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपके के कोष में कितने इलेक्ट्रॉनों को फिल किया जाता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है। एल कोष में 8 को करेगा और एम में इलेक्ट्रॉन आपके फिल होंगे 18 और एन में होंगे 32, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, ठीक है। तो देखिए जब आपका इलेक्ट्रॉन के से एल में जाता है, ठीक है, जब आपका इलेक्ट्रॉन के से एल में जाता है तो वो क्या करता है, एक प्रकार से ऊर्जा को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और जब आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अभी ये के से एल में जा रहा है, ठीक है, यदि वो एन से एम में जाएगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करेगा, जो भी एनर्जी होगी उसको उत्सर्जित करेगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए यदि आपका जैसे देखो, यदि आपके कोष में क्या हो, कोष देखिए जो आपका कोष है यानी के कोष, यदि इलेक्ट्रॉन यदि के से एल में जाए, ठीक है, तो क्या होगी, आपकी जो ऊर्जा होगी उसका क्या होगा, अवशोषण होगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेगा। और यदि आपकी मतलब एन से एम में जाए, यदि आपका इलेक्ट्रॉन किस में जाए, एन से एम में जाए, तो क्या होगा, वो ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब आप लोगों को हम बताते हैं परमाणु की त्रिज्या के बारे में। देखिए ये क्वेश्चन आ जाता है, लाइक आपसे पूछ दिया जाएगा एक मतलब फर्मी में कितने मीटर होते हैं, ठीक है, या एक आपके एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अभी बताते हैं आप लोगों को। तो देखिए परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, परमाणु की त्रिज्या होती है आपकी एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है आपके एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं, ठीक है। तो देखिए नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, नाभिक की त्रिज्या, ये जो नाभिक है इसकी त्रिज्या कितनी होती है, तो देखिए नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻15 मीटर। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻15 मीटर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
या आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं, एक फर्मी में आपके 10 की घात माइनस के 15 मीटर होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके में आया था, लाइक आपके एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं, 10 की घात ऋण 15 मीटर होते हैं। तो देखिए आपकी जो फर्मी है ये सबसे छोटी इकाई है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, मतलब जो नाभिक है इसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो देखिए सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, फर्मी होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। परमाणु की त्रिज्या काफी बार पूछते हैं, कितनी होती है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस के 10 मीटर, और नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10 की घात माइनस के 15 मीटर। तो देखिए अब आप लोगों को बताते हैं एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन आपसे मतलब पूछ दिया जाएगा, एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया मतलब किसने किया, और लाइक जो आपका एटॉमिक मॉडल था इसमें जो मतलब आपके जो प्रोटॉन थे वहां पर एक मॉडल प्रस्तुत किया गया था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। उसमें से आपका जो मतलब जिस पर एक्सपेरिमेंट किया था उस मेटल का नाम क्या था। मोस्टली इससे 2 क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, ठीक है। तो देखिए परमाणुवाद का सिद्धांत हमको क्या बताता है, आप लोगों को बस थ्योरेटिकल बता दे रहे हैं, एटॉमिक थ्योरी। तो देखिए एटॉमिक थ्योरी किसने प्रस्तुत की थी, ये क्वेश्चन आपके पेपर में काफी बार पूछा जाता है कि परमाणु सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो देखिए परमाणु सिद्धांत को साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, ठीक है। जॉन डाल्टन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एटॉमिक थ्योरी को प्रस्तुत किया था। उन्होंने हमको ये बताया था कि जो परमाणु है ये एक प्रकार से बहुत ही सूक्ष्म कण है, इसको आप डिवाइड आसानी से नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी प्रस्तुत की जिसको एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए उन्होंने हमको ये बताया कि जैसे एक ही तत्व का समान परमाणु है, ठीक है, जैसे एक ही तत्व का समान परमाणु है, अगर देखिए आप लोग देख सकते हैं ये एक प्रकार से हाइड्रोजन आपका एक ही तत्व का समान परमाणु है, ठीक है, इसलिए इसका जो केमिकल बिहेवियर है वो कैसा है, समान है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इनका केमिकल बिहेव कैसा होता है, समान होता है, ठीक है। तो उन्होंने हमको ये बताया कि यदि कोई भी जैसे परमाणु है या कोई भी एलिमेंट है, अगर उसका जो केमिकल बिहेवियर है वो एक प्रकार से सेम होता है, ठीक है, तो वो एक प्रकार से अनेक प्रकार की प्रॉपर्टीज को शो करता है, ठीक है। अभी तो ये एक ही तत्व का परमाणु है, यदि हम मतलब भिन्न भिन्न प्रकार का परमाणु ले लें, जैसे हमने HCl लिया, तो आपका जो HCl है ये एक प्रकार से भिन्न भिन्न मतलब तत्व का परमाणु है, ठीक है। तो देखिए इसका जो केमिकल बिहेवियर है ये कैसा होगा, भिन्न भिन्न होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार से H से मिलकर बना हुआ है और Cl से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इसका कैसा होगा, समान होगा, ठीक है। तो देखिए एटॉमिक थ्योरी हमको ये बताती है कि एक ही तत्व का कोई भी समान परमाणु है तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी समान होगी, और यदि आपका परमाणु भिन्न भिन्न है तो उसका जो मतलब एक प्रकार से केमिकल बिहेवियर होगा वो भी कैसा होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो देखिए ये आपकी थ्योरी किसने दी, एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने दी। तो देखिए जो आपका परमाणु का नाभिक होता है, तो देखिए ये आपका जो परमाणु का नाभिक होता है, ठीक है, ये आपका परमाणु का जो नाभिक होता है इसमें जो मतलब आपका प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। लेकिन जो प्रोटॉन नाम है वो किसने दिया था, साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन, उन्होंने प्रोटॉन को नाम दिया था, ठीक है। किसने नाम दिया था, गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने क्या किया था, नाम दिया था, ठीक है। नॉमेनक्लेचर किसने किया, गोल्डस्टीन ने किया, ठीक है। तो देखिए जो रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट थे इनका एक प्रयोग था, देखिए जिस प्रयोग को अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को बताया भी था मैंने, आगे वीडियो आप मतलब देख सकते हैं। उन्होंने क्या किया था, जो परमाणु का नाभिक था है उसमें से जो अल्फा करते हैं उनको गुजारा था, कुछ जो थे वो सीधे चले गए थे, ठीक है, और जो कुछ थे वो अपनी स्थिति में आ गए थे, और कुछ जो जैसे थे वो मतलब उसी कंडीशन पे आकर रुक गए थे, ठीक है। तो देखिए इसमें से आपका क्वेश्चन आता है कि जो अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग है इसमें किस मेटल का यूज किया गया था, ठीक है। तो देखिए जो आपकी Au थी, Au यानी गोल्ड,
यहाँ पर गोल्ड मेटल का यूज अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग में किया गया था, क्योंकि जो आपका Au होता है इसकी जो डक्टिलिटी होती है यानी जो तन्यता होती है वो सबसे अधिक होती है, ठीक है। या आप कह सकते हैं इसकी आघात वर्धिता भी सबसे अधिक होती है। Au कभी भी जल के साथ रिएक्शंस नहीं करता है, इसलिए रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में Au का यूज किया था, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे इसलिए बताया था। अब आप लोगों को हम बताते हैं एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, आपसे पूछ दिया जाएगा हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, उनका नाम क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए सबसे पहले अब आप लोगों को बताते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। तो देखिए आपका जो परमाणु क्रमांक है इसको इस तरीके से शो किया जाता है, जैसे हमने सपोज दैट लिया 8O16, ठीक है। तो देखिए आपका जो 8 है ये एक प्रकार से परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। तो देखिए जो परमाणु क्रमांक है ये एक प्रकार से आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं जो मतलब परमाणु क्रमांक है इसको एक प्रकार से जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे ZXA। अभी आप लोगों को बताते हैं ए के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु क्रमांक के बारे में, ठीक है। तो देखिए जो आपका परमाणु क्रमांक होता है इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए जेड आपका परमाणु क्रमांक क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एवं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही आपका परमाणु क्रमांक बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए परमाणु क्रमांक आपका प्रोटॉन के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। जैसे कोई भी हम ले लें एक्स, हमने 8O16 ले लिया, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालना है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक प्रकार से जो आपका जेड होता है यानी परमाणु क्रमांक होता है वही आपका इलेक्ट्रॉन होता है। बताया भी था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एवं नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही परमाणु क्रमांक बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन 8 है, प्रोटॉन भी 8 है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन एवं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर कहा जाता है, ठीक है, यानी परमाणु क्रमांक कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें न्यूट्रॉन को किस तरीके से निकालते हैं? 16 में से 8 को घटा देते हैं जिसके फलस्वरूप आपके 8 न्यूट्रॉन निकल के आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यानी आपका जो परमाणु क्रमांक है वो आपको प्रदर्शित करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है, एवं नंबर ऑफ प्रोटॉनों को शो करता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से पता कर सकते हैं, ये देखिए आपका जो 8 है ये एटॉमिक नंबर है और आपका जो 16 है इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। अभी आप लोगों को बताते हैं हम एटॉमिक मास क्या वो होता है। नेक्स्ट है आपका एटॉमिक मास। नेक्स्ट है आपका परमाणु भार, या आप इसको बोल सकते हैं द्रव्यमान संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एटॉमिक मास। तो देखिए एटॉमिक मास क्या होता है? अभी आप लोगों को मैंने बताया था। देखिए जो एटॉमिक मास है इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? आपसे पूछ देगा। इसको ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे आपका हमने ले लिया 12 मैग्नीशियम 24, ठीक है। तो आप लोगों को जो नीचे बताया था वो क्या था? एटॉमिक नंबर था। और जो आपका 24 है ये आपका क्या है? एटॉमिक मास है।
ये आपका क्या है, एटॉमिक मास है, ठीक है। तो आपका 24 क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया, यानी परमाणु भार हो गया। इसका फॉर्मूला होता है परमाणु भार का P+N, ठीक है। यानी प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का जो योग होता है उसको ही आपका परमाणु भार कहा जाता है, ठीक है। एक देखिए संबंध निकल के आता है, जो आपका एटॉमिक मास होता है, ठीक है। आपका जो एटॉमिक मास है ये क्या होता है, ये क्या देखिए, जो आपका एटॉमिक मास है ये एटॉमिक नंबर के बराबर भी होता है या इससे बड़ा भी होता है। मोस्टली ज्यादातर आपने देखा होगा जो आपका एटॉमिक नंबर है वो एक प्रकार से एटॉमिक मास से बड़ा होता है, ठीक है। एटॉमिक मास से कैसा होता है, बड़ा होता है। आप लोग देख सकते हैं एटॉमिक नंबर है आपका 12 और एटॉमिक मास है आपका 24, ठीक है। लेकिन कभी आपका सेम भी हो जाता है। अब आप लोगों को हम बताते हैं, जैसे हमने लिया सपोज दैट 12 मैग्नीशियम 24 में हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को निकालना है। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके, 12। 12 क्या है, अभी आप लोगों को बताया था 12 यानी आपका परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन को शो करता है और जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही क्या आपके प्रोटॉन। आप लोगों को बताया था E बराबर क्या होता है, P, ठीक है। आपके जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही आपके प्रोटॉन। केवल जो न्यूट्रॉन है इसकी संख्या में चेंजमेंट होता है। लाइक 24 में से 12 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जिसके फलस्वरूप आपके न्यूट्रॉन कितने निकल के आते हैं, 12 निकल के आते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम आप लोगों को बताते हैं आइसोटॉप्स एवं आइसोबार के बारे में, ठीक है। तो देखिए इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए अब हम आप लोगों को कुछ एलिमेंट लिखा दे रहे हैं, ठीक है। आपसे पूछ दिया जाएगा इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, ठीक है। एटॉमिक मास किस तरीके से निकालते हैं, तो सबसे पहले इसके थोड़े से नियम है। इसका नियम देखिए इस तरीके से है, यदि आपका जो भी परमाणु क्रमांक है, यदि आपका देखिए परमाणु क्रमांक सम है, ठीक है। कैसा है, परमाणु क्रमांक आपका सम है, तो उसका क्या कर दिया जाता है, उसका डबल कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है। यदि आपका परमाणु क्रमांक 2 है तो उसका एटॉमिक मास कितना कर दिया जाएगा, 4 कर दिया जाएगा। अभी आप लोगों को बताते हैं। और देखिए नेक्स्ट शर्त क्या होती है, यदि आपका परमाणु क्रमांक कैसा हो, ऑड हो, ठीक है। ऑड मतलब विषम हो, तो वो क्या कर दिया जाएगा, लाइक देखिए जो आपका परमाणु क्रमांक है उसको डबल कर दिया जाएगा और उसमें से एक को ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे हमने 3 लिया, ठीक है। 3 को जब हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए जैसे हमने कोई 3 लिया, ठीक है। जैसे हम 3 को हम डबल करें तो कितना हो गया आपका, 6 हो गया ना, 3 दूनी 6, और 6 में से एक जोड़ दिया तो कितना हो गया आपका, 7 हो गया, ठीक है। तो यदि आपका परमाणु क्रमांक कैसा है, सम में है, इवन नंबर में है, तो उसका डबल कर दिया जाता है। और यदि आपका जो भी परमाणु क्रमांक ऑड नंबर में है उसमें क्या किया जाता है, लाइक उसको डबल कर दो, फिर उसमें से जो एक है आपका उसे ऐड कर दो, ठीक है। तो अभी हम आप लोगों को बताते हैं किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। देखिए आपसे पूछ दिया जाएगा इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये आप लोगों को याद होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहला है आपका तत्व। तो तत्व कौन से हैं आपके, हाइड्रोजन, हीलियम हुआ आपका, लिथियम हुआ, बेरिलियम हुआ, ठीक है, बोरॉन हुआ, और आपका कार्बन हुआ, और आपका देखिए सबसे पहले इनके नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, नेक्स्ट है आपका लिथियम, बोरॉन, सॉरी बेरिलियम, नेक्स्ट है आपका बोरॉन, नेक्स्ट है कार्बन, फिर है आपका नाइट्रोजन, नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन,
नेक्स्ट है आपका फ्लोरीन, 10वां है आपका नियॉन। ठीक है, तो देखिए ये आपका आता है 1 पे, ये आपका 2 पे आता है, ये 3 पे, ये 4 पे आता है। ठीक है, ये 4 5 पे, ये 6 पे, ये 7 पे आता है, ये 8 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 10 पे आता है। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, हाइड्रोजन का हमेशा परमाणु भार एक ही होता है। ठीक है, कितना होता है, एक होता है। तो देखिए जो आपका हीलियम है इसका परमाणु भार कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को बताया था हीलियम 2 पे होता है तो 2 का डबल कर दिया जाता है। 2 आपका कैसा है, सम संख्या में है, जब हम 2 का डबल करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लिथियम। ठीक है, तो देखिए आपका जो लिथियम है तो देखिए लिथियम का जब हमने डबल किया 6 आया। ठीक है, इसमें एक को ऐड करेंगे कितना निकल के आएगा, 7 निकल के आएगा, क्योंकि 3 आपका कैसा है, विषम में है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बेरिलियम। तो देखिए बेरिलियम एक प्रकार से आपका अपवाद होता है। ठीक है, अपवाद, केमिस्ट्री मोस्टली अपवाद होते हैं ना, इसलिए। तो देखिए बेरिलियम में क्या होता है, यहाँ पर होता तो आपका सम वाला फॉर्मूला लगता, लेकिन इसको विषम कर दिया गया है। ठीक है, 4 का जब हम डबल करेंगे कितना होगा, 8, 8 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 9। ठीक है, तो देखिए आपका जो बोरॉन होता है, ठीक है, बोरॉन का कितना होता है, 11 होता है। इस तरीके से निकालेंगे। कार्बन आपका इवन नंबर में है तो कितना हो गया, 12 हो गया। तो देखिए जो आपका नाइट्रोजन है यहाँ पर क्या है, अपवाद है। तो देखिए नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। ऑक्सीजन का जब हमने डबल किया, जब हम डबल करेंगे तो कितना आएगा आपका, 16 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्लोरीन। तो देखिए फ्लोरीन का जब आप डबल करोगे 9 का कितना आएगा, 18, 18 में 1 को ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका, 19। नियॉन में देखिए कितना हो जाएगा आपका, 10 यानी 20। ठीक है, तो अब हम आप लोगों को बताते हैं। नेक्स्ट देखिए आपकी जो सोडियम मैग्नीशियम यानी 11 से शुरू हुए एलिमेंट, उनका परमाणु भार आप लोग उसको नोट कर लीजिए, पूछ दिए जाते हैं। आपको नाइट्रोजन का परमाणु भार दे दिया जाएगा 15, 18, 16 या मतलब इसमें दे सकते हैं आपका 14। तो आपका 14 सही होगा, क्योंकि ये एक प्रकार से आपका कैसा है, इवन नंबर में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला लगता ऑड वाला, लेकिन ये एक्सेप्शन के थ्रू ये यहाँ पर किस तरीके का फॉर्मूला लग गया है, इवन नंबर का फॉर्मूला आपके में लग गया है। नेक्स्ट है आपके देखिए एलिमेंट 11 से बताते हैं आप लोगों के, सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका 11वां है। 11वें पे क्या आता है आपका, सोडियम। इनको देखिए याद कर लीजिए, ये आते हैं इसलिए, सोडियम यानी Na। नेक्स्ट 12 पे क्या आता है आपका, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यानी Mg। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एल्यूमिनियम यानी Al। नेक्स्ट आपका आता है 14 पे सिलिकॉन, Si। नेक्स्ट आपका 15 पे आता है फॉस्फोरस यानी P। नेक्स्ट आपका 16वें पे आता है सल्फर, S। नेक्स्ट आपका आता है 17 पे यानी क्लोरीन यानी Cl। नेक्स्ट आपका 18 पे आता है आर्गन, आर्गन क्या होता है, Ar। 19 पे आपका क्या आता है, पोटेशियम यानी K। नेक्स्ट आपका आता है 20 पे कैल्शियम यानी Ca। तो देखिए इनके एटॉमिक नंबर आप लोगों को बताते हैं। जो आपका सोडियम है ये एक प्रकार से ऑड नंबर में है। ठीक है, 11 क्या होता है आपका, ऑड होता है। तो देखिए यहाँ पर कितना हुआ, 11 दूनी 22 में एक करेंगे ऐड तो कितना हो गया आपका, 23। ठीक है, इसमें कितना होगा आपका 24।
नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में आपका क्या पाया जाता है, अपवाद पाया जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम में आपका अपवाद पाया जाता है, सॉरी एल्यूमिनियम में नहीं अपवाद पाया जाता है, नेक्स्ट पाया जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम में देखिए क्या है, ये होता है 13 पे प्रेजेंट, 13 का डबल हुआ 26, कितना हो गया इसका 27, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन का कितना होता है 28। नेक्स्ट देखिए 15 का करोगे डबल, एक ऐड करोगे कितना हो गया 31। नेक्स्ट है आपका सल्फर का कितना हो जाएगा 32, ये आपका एक्सेप्शन है, तो इसका कितना होता है 35.5, याद कर लो, ठीक है। आपका जो 18 पे आर्गन होता है इसका आपका होता है 18 है, ठीक है। तो 18 का जब आप डबल करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा ना। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम, यानी 19 पे आता है, ठीक है। 19 दूनी 38 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 39, और इसका कितना होता है 40, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाएंगे, मतलब कुछ नहीं तो आपसे यही पूछ दिया जाएगा आर्गन अपनी आपके कितने पर होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक भार कितना होता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम आप लोगों को बताते हैं समस्थानिक एवं समभारिक के बारे में, ठीक है। समस्थानिक एवं समभारिक के बारे में। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं समस्थानिक के बारे में। देखिए क्वेश्चन आ जाते हैं, आपसे पूछ दिया जाएगा एक ही तत्व का कोई परमाणु है, ठीक है, उसका परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है, उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। या आपसे पूछ देगा हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन का जो पहला समस्थानिक होता है उसका नेम क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका है समस्थानिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉप्स। तो देखिए आइसोटॉप्स क्या होते हैं, समान तत्व का कोई परमाणु है, कोई भी हम एलिमेंट लें वो कैसे लें, समान तत्व के लें, समान तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। परमाणु भार आपका कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है, डिफरेंट होता है, उसको ही क्या बोलते हैं, उसको ही आपका समस्थानिक बोलते हैं, यानी आइसोटॉप्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। पहला आपका होता है 1H1, नेक्स्ट आपका होता है 1H2 और नेक्स्ट आपका होता है 1S3। तो देखिए जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटियम, और 1H2 को क्या बोलेंगे, ड्यूटीरियम। आपसे ये नाम पूछ दिया जाएगा, 1H1 का नाम क्या होता है, प्रोटियम होता है, ठीक है, और 1H2 का क्या होता है, ड्यूटीरियम, और 1S3 का क्या होता है, ट्राइटियम। देखिए एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया था कि मतलब D2O को क्या बोलते हैं, तो देखिए आपका जो मतलब ड्यूटीरियम है इसको ही D2O यानी भारी जल बोला जाता है। और ये क्वेश्चन आया था ऐसा कौन सा समस्थानिक है, मतलब जो एक प्रकार से रेडियो धर्मिक समस्थानिक को की प्रॉपर्टीज को शो करता है, ठीक है। तो देखिए आपका जो मतलब ट्राइटियम है ये क्या करता है, आपकी जो भी मतलब रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट की तरह ये बिहेव करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, तो इनको नोट कर लीजिए। 1H1 का नाम प्रोटियम, नेक्स्ट है ड्यूटीरियम, नेक्स्ट है ट्राइटियम। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, आप लोग देखिए यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है वो कैसा है, समान है, लेकिन एटॉमिक भार है वो कैसा है, डिफरेंट है, ठीक है। तो इसलिए इसको आइसोटॉप्स बोलते हैं। नेक्स्ट अब आप लोगों को बताते हैं आइसोबार के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट है आपका आइसोबार।
जिसको हिंदी में बोला जाता है संभारिक। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि भिन्न भिन्न तत्वों का परमाणु, जिसका परमाणु क्रमांक तो समान लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, सॉरी परमाणु भार समान होता है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको संभारिक बोला जाता है। ठीक है, संभारिक क्या होते हैं? कोई भिन्न भिन्न तत्व का परमाणु लें, ठीक है, उसका जो मतलब परमाणु क्रमांक है वो कैसा हो? भिन्न भिन्न हो, ठीक है, लेकिन उसका जो परमाणु भार हो वो कैसा हो? समान हो। ठीक है, अभी आप लोगों को बताते हैं। देखिए, जैसे नेक्स्ट है आपका आइसोबार। क्या बोलते हैं इसको? संभारिक। तो देखिए क्या होता है संभारिक? भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक आपका कैसा हो? समान हो। परमाणु क्रमांक आपका कैसा हो? समान हो। सॉरी, परमाणु क्रमांक आपका कैसा हो? भिन्न भिन्न हो। उसमें था समान, ठीक है, भिन्न भिन्न हो, लेकिन जो इसका परमाणु भार हो वो कैसा हो? समान हो। अभी आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे जिससे आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। परमाणु भार कैसा हो? समान हो, उसको ही क्या बोलते हैं? उसको ही आपका संभारिक बोला जाता है। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया, ठीक है, 18 आर्गन 40, ठीक है, नेक्स्ट हमने लिया 19 पोटेशियम 40, ठीक है, नेक्स्ट हमने लिया 20 कैल्शियम 40। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो एटॉमिक नंबर है वो कैसा है? भिन्न भिन्न है, डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो कैसा है? समान है। ठीक है, तो इसको ही संभारिक बोलते हैं। संभारिक किसको बोलते हैं? भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु। आप लोग देख सकते हैं इसमें हमने एलिमेंट कैसे लिए हैं? सब अलग अलग लिए हैं। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर क्या लिया, सॉरी थोड़ा सा हो गया मिस्टेक, यहाँ पर कैल्शियम होता है। ठीक है, तो जो एलिमेंट है वो कैसे हैं आपके? भिन्न भिन्न। हमने आर्गन लिया, लाइक पोटेशियम लिया, कैल्शियम लिया, ठीक है, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कैसा है? अलग अलग है, 18, 19, 20, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो कैसा है? समान है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम आप लोगों को बताते हैं नोबेल गैस के बारे में। तो देखिए नोबेल गैसें इसमें है, इसके अंतर्गत आपके अंतर्गत है। तो देखिए नोबेल गैसें क्या होती हैं? आपसे पूछ दिया जाएगा नोबेल गैसें क्या होती हैं। तो देखिए जो आपकी नोबेल गैसें होती हैं इनको एक प्रकार से अक्रिय गैसें बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? अक्रिय गैस बोला जाता है, और या इसको आप एक प्रकार से जीरो बैलेंट गैस भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाएगा जीरो बैलेंट गैस किसको बोलते हैं? जो आपकी नोबेल गैसें होती हैं इनको जीरो बैलेंट गैस बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो जो आपकी जो नोबेल गैसें हैं ये एक प्रकार से कैसी गैसें हैं? स्टेबल गैसें हैं। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाएगा स्थायी गैसें कौन सी होती हैं? नोबेल गैस होती हैं, क्योंकि ये आपके जो ऑक्टेंट रूल है उसको ये फॉलो करती हैं। ठीक है, ऑक्टेंट रूल क्या होता है? जिसके लास्ट सब सेल में 0 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो वो ऑक्टेंट रूल को फॉलो करती है, एक प्रकार से वो स्टेबल होती हैं। ठीक है, लेकिन ये एक प्रकार से नॉन रिएक्टिव होती हैं। नॉन रिएक्टिव मतलब ये अभिक्रियाशील नहीं होती हैं, नॉन रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, आपकी 6 नोबेल गैसें होती हैं, जैसे आपकी हीलियम हुई, ठीक है, नियॉन हुई, आर्गन हुई, क्रिप्टन हुई,
जीनॉन हुई, ठीक है, और रेडॉन हुई। ये सभी गैसें आपकी कैसी होती हैं, अक्रिय गैसें होती हैं। तो आपकी हीलियम एक प्रकार से कैसी गैस है, इसका यूज एक प्रकार से इनहेलर में किया जाता है, ठीक है, और लाइक आपके गुब्बारे में भी जो हीलियम गैस होती है वो भरी जाती है, ठीक है। और जो हीलियम गैस होती है ये एक प्रकार से गोताखोर भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, इसका यूज एक प्रकार से गोताखोर भी करते हैं, गोताखोर करते हैं, ठीक है, और इसका यूज एक प्रकार से इनहेलर में किया जाता है, ठीक है, और इसका यूज एक प्रकार से बैलून्स में किया जाता है, ठीक है। इससे 3 क्वेश्चन देखिए आपके बने हैं और क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। लाइक जो नियॉन है इसका यूज एक प्रकार से किसमें करते हैं, विज्ञापन में किया जाता है, ठीक है, या कह सकते हो लाल बत्ती के रूप में किसका यूज किया जाता है, आपके नियॉन का यूज किया जाता है। आर्गन, आर्गन आपकी ऐसी गैस होती है ये वातावरण में सबसे अधिक पाई जाती है, लेकिन एक प्रकार से अक्रिय गैस होती है, ठीक है। जो आपकी क्रिप्टन है इसका यूज एक प्रकार से मोबाइल की फ्लैश लाइट में किया जाता है, ठीक है। मोबाइल की आपने फ्लैश लाइट देखी होगी, पीछे वाली लाइट, उसमें यूज किया जाता है आपके क्रिप्टन का, ठीक है। आपकी जो जीनॉन गैस होती है इसको एक प्रकार से अजनबी गैस बोलते हैं। एक क्वेश्चन आया था अजनबी गैस किसको बोलते हैं, अजनबी गैस जो आपकी जीनॉन गैस होती है इसको अजनबी गैस बोलते हैं। आपकी जो रेडॉन गैस होती है ये इसका यूज एक प्रकार से कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी में किया जाता है, ठीक है, किसमें, रेडियोथेरेपी में किया जाता है, क्योंकि इसका यूज एक प्रकार से किसमें किया जाता है, रेडियो एक्टिविटी में किया जाता है। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, कुछ तत्वों से स्वतः ही अदृश्य किरणें निकलने लगती हैं, उन किरणों को ही रेडियो एक्टिव किरणें कहा जाता है, ठीक है। ये किरणें बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती हैं और ये 3 प्रकार की होती हैं, आप लोगों को बताया भी था मैंने पहले, अल्फा थी, ठीक है, बीटा थी और लाइक गामा थी। सबसे भेदन क्षमता गामा की अधिक होती है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं ये वेव्स, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम आप लोगों को कुछ रूल बताते हैं, सरल भाषा में है, मोस्टली पूछ दिए जाते हैं, आपको कोई भी रूल दे दिया जाएगा, ये रूल आपका कौन सा होता है, लाइक आबाउ का रूल हुआ, हुंड का रूल हुआ, ठीक है, पाउली का रूल हुआ, इस तरीके से रूल्स पूछ दिए जाते हैं। तो आप लोगों को सरल सरल भाषा में बताएंगे जिससे आप लोगों को इजिली समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहला रूल है आपका आबाउ का नियम। तो देखिए आबाऊ का रूल क्या होता है, इसमें देखिए क्या बताया जाता है, ये जो रूल है ये एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन के उपकक्षा को शो करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, निम्न में से कौन सा रूल इलेक्ट्रॉन के उपकक्षक को शो करता है, ठीक है। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन के उपकक्षक के बारे में हमको बताता है, ये हमको बताता है कि परमाणु के विभिन्न उपकोषों में जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से प्रवेश करते हैं, ठीक है, यानी वो एक प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं, ठीक है। पहले एस में जाएंगे, ठीक है, फिर पी में जाएंगे, फिर डी में जाएंगे, फिर एफ में जाएंगे। आपसे पूछ दिया जाएगा एस जो आपका उपकोष होता है इसमें कितनी सबसेल्स पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए जो आपका एस कोष होता है इसमें आपकी 1 सबसेल पाई जाती है, ठीक है। आपका जो पी कोष होता है इसमें आपकी कितनी पाई जाती है, 3 पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी होती है डी, डी कोष में कितनी सबसेलें पाई जाती हैं, 5 सबसेलें आपकी पाई जाती हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है आपकी एफ कोष, एफ कोष में आपकी कितनी पाई जाती हैं, 7 पाई जाती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। एस कोष में आपकी पाई जाएगी 1 सबसेल, इसमें 3 पाई जाएंगी, इसमें 5 और इसमें 7। आप याद कर लीजिए 1 3 5 7। तो आबाउ था एक प्रकार से जर्मन भाषा का शब्द था। देखिए उन्होंने बताया था, आबाउ ने, साइंटिस्ट थे आबाउ है, उन्होंने बताया था कि परमाणु के विभिन्न उपकोषों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। कैसे प्रवेश करते हैं, परमाणु इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं।
प्रवेश करते हैं किस तरीके से, जैसे 1s2 हुआ, ठीक है, 2s2 हुआ, 2p6 हुआ, 3s2 हुआ, ठीक है, 3p6 हुआ, 4s2 हुआ, 3d10 हुआ, ठीक है। तो जो उसमें इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले s में प्रवेश करेंगे, फिर इसके बाद आप देख सकते हैं p में, और फिर इसके बाद d में, फिर इसके बाद f में, ठीक है। तो जो आपबाउ है एक प्रकार से जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करना या निर्माण करना, ठीक है। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे आपबाउ का रूल कहते हैं। उनके अनुसार उन्होंने हमको ये बताया कि परमाणु के विभिन्न उपकोषों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने ये रूल बताया। आपके में रूल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका हुंड का नियम। हुंड का नियम, दूसरा रूल है आपका हुंड्स रूल, ठीक है। हुंड्स रूल हमको क्या बताता है कि अगर इलेक्ट्रॉन के सब सेल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश भी कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी सब सेल में जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवेश करेंगे, एक एक करके प्रवेश करेंगे, और एक एक करके तभी प्रवेश कर पाएंगे पूरे कि जब इसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन तभी प्रवेश करेगा जब पहला इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से कंप्लीट आपका प्रवेश करेगा, ठीक है। उसके बाद ही दूसरा इलेक्ट्रॉन मतलब प्रवेश करेगा, ठीक है। तो हुंड ने ये बताया कि जो कक्षक मतलब आधे भरे हुए होते हैं उनको अनस्टेबल कक्षक बोलते हैं, ठीक है, और जो कक्षक पूरे भरे हुए होते हैं उनको स्टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कक्षक है ये आपका कैसा है, पूरा नहीं भरा हुआ, ठीक है। तो पूरा नहीं भरा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, अनस्टेबल ऑर्बिटल्स। और ये यदि पूरा भरा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेबल ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो हुंड ने क्या बताया कि मतलब उन्होंने क्या बताया, कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले किस तरीके से प्रवेश करेंगे, एक एक करके प्रवेश करेंगे, ठीक है, एक एक करके प्रवेश करेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। यदि आपका ऑर्बिटल्स कैसा है, फुलफिल्ड है, ऑर्बिटल्स कैसा है आपका, फुलफिल्ड है यानी पूरा भरा हुआ है, तो वो कैसा होगा, उसको क्या बोलेंगे, स्टेबल ऑर्बिटल्स। क्या बोला जाएगा उसको, स्टेबल ऑर्बिटल्स बोलेंगे। और जो आपका आधा भरा हुआ जाएगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अनस्टेबल ऑर्बिटल्स, ठीक है। नेक्स्ट अब आप लोगों को बताते हैं पॉली का नियम, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। आपको कोई भी रूल दे दिया जाएगा लाइक इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश करते हैं, ये किस रूल को फॉलो करते हैं, तो ये आपके हुंड्स रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को बताते हैं पॉली का नियम। नेक्स्ट है आपका पॉली का नियम। ठीक है, तो देखिए पाउली का नियम क्या था, उन्होंने बताया था, पॉली ने, साइंटिस्ट थे पॉली, उन्होंने एक पॉली का अपवर्जन नियम दिया था। उन्होंने हमको ये बताया कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकती हैं। क्वांटम संख्या जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं, एन हुई, एल हुई, एम हुई, ठीक है, और एस हुई, ये आपकी क्वांटम संख्याएं होती है, ये मुख्य क्वांटम संख्या होती है, ठीक है। ये चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, ये एक प्रकार से इसे बोलते हैं दोगंसी क्वांटम संख्या, ठीक है। इसको चुंबकीय क्वांटम संख्या, लाइक इसको
चक्रण क्वांटम संख्या। ये इलेक्ट्रॉन के कक्षकों को व्यक्त करती है, ये इलेक्ट्रॉन के कोषों को व्यक्त करती है, और ये इलेक्ट्रॉन के कक्षकों के उपकोषों को व्यक्त करती है, और ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा का निरूपण करती है। ठीक है, आगे आप लोगों को स्टडी करा चुकी है। तो देखिए पॉली ने बताया कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं हैं वो कैसी है, बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, बराबर नहीं हो सकती। यदि NLM का मान समान है, यदि जैसे NLM का मान समान है तो S का मान अवश्य क्या होगा, भिन्न होगा। ठीक है, ये पॉली ने बताया कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या कैसी है, समान नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यदि NLM का मान समान है तो S का मान कैसा होगा, अवश्य भिन्न होगा। ठीक है, N का मान कभी भी 1 या 2 नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए। अब आप लोगों को हम बताते हैं आवेश के बारे में। ठीक है, तो देखिए आपका आवेश क्या होता है, आवेश मतलब चार्ज। तो देखिए इसकी परिभाषा समझिए। देखिए धनावेश युक्त परमाणु या परमाणुओं का समूह ही क्या कहलाता है, आयन यानी आवेश कहलाता है। ठीक है, ठीक है, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे हम कोई भी एलिमेंट ले लें, जैसे हमने 12 मैग्नीशियम लिया, इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन निकालें तो 2, 8 और 2। ठीक है, तो देखिए लास्ट सब सेल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है दूसरा, क्योंकि लास्ट सब सेल ही हम लोगों को वैलेंसी सेल के बारे में बताती है। ठीक है, वैलेंसी सेल के बारे में हमको कौन बताती है, वैलेंसी सेल के बारे में हमारी लास्ट इलेक्ट्रॉन बताती है। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 2 में जा रहा है। ठीक है, तो Mg पर कितना चार्ज हुआ आपका, +2 हुआ। ठीक है, तो आप जिससे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने 11 यानी 23 लिया और जिसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होता है 2, 8, 1, तो सोडियम पर कितना चार्ज होता है, +1। इस तरीके से निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका जैसे 13 एल्यूमिनियम 27। ठीक है, तो 2, 8, 3, तो देखिए एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज होता है, +3। इस तरीके से निकाल लिया जाता है, यानी लास्ट सब सेल ही हमको वैलेंसी सेल के बारे में बताती है। अब हम आप लोगों को बताते हैं अणु के बारे में, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स देखिए आपके क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स मतलब अणु। तो देखिए अणु क्या होते हैं, परमाणुओं को आपस में जोड़ने पर ही अणु का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए जब कोई परमाणु आपस में जुड़ जाता है तो वो किसका निर्माण कर लेता है, अणु का निर्माण कर लेता है, या आप कह सकते हैं ग्रुप्स ऑफ एटम ही क्या कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं। ठीक है, अणु जो होता है वो आपका फ्री स्टेज में रह सकता है। ठीक है, ये फैक्ट आपके पूछ सकते हैं, अणु कैसा रह सकता है, आपके फ्री स्टेज में रह सकता है, यानी स्वतंत्र अवस्था में आपका अणु रह सकता है, लेकिन अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। लेकिन आपका जो मॉलिक्यूल्स था, सॉरी एटम था, वो पार्टिसिपेट करता था। अणु क्या करता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आपसे फैक्ट पूछ दिया जाएगा या आपको मतलब दे दिया जाएगा निम्न में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो आपका जो अणु होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। वो क्या करता है, भाग नहीं लेता है। तो देखिए ये इसका फैक्ट हुआ। अब आप लोगों को थोड़ा बंध के बारे में भी बता देते हैं, बॉन्ड के बारे में। लाइक इससे पूछ दिया जाता है आयनिक बंध कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, लाइक आपका सहसंयोजी बंध कहाँ प्रेजेंट होता है, उपसहसंयोजी बंध कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयनिक बंध के बारे में। सबसे पहला बंध है आपका आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड। तो देखिए जो आपका आयनिक बंध है ये मेटल्स तथा नॉन मेटल्स के बीच लगता है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि मेटल्स तथा नॉन मेटल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है। ठीक है, मेटल्स के बीच
और किसके, नॉन मेटल्स के बीच यानी धातु और अधातु के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, आपका आयनिक बॉन्ड बनता है। आपने देखा होगा जैसे एग्जाम्पल में आपका Na+, ठीक है, और Cl-, इसके बीच आपका कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध, तो देखिए जो आपका सहसंयोजी बंध होता है ये एक प्रकार से आपके नॉन मेटल्स के बीच प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी अधातुओं के बीच बनने वाला बंध ही अधातुओं के बीच बनने वाले बंध को क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं 17 क्लोरीन, जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया 17 क्लोरीन। ठीक है, जैसे 2,8,7, ठीक है, तो क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जो आपका सहसंयोजी बॉन्ड होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपने देखा होगा क्लोरीन में, ठीक है, तो क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ पर इसके इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये जब अष्टक को अपना पूरा करता है, ठीक है, यहाँ पे 7 हो जाएंगे ना, 7 होते हैं, लास्ट सब सेल में आप देख सकते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे दान में ले लेता है और ये भी इलेक्ट्रॉन इससे दान में ले लेता है। यानी बराबर की जब से मतलब होती है शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन के बीच कैसी शेयरिंग हो रही है, बराबर की शेयरिंग हो रही है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर बॉन्ड कौन सा लग जाता है, सिंगल बॉन्ड लग जाता है। ठीक है, तो क्लोरीन के बीच कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आपका सहसंयोजक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आपका उपसहसंयोजक बॉन्ड। नेक्स्ट है आपका उपसहसंयोजक बॉन्ड। नेक्स्ट है देखिए तीसरा है आपका उपसहसंयोजक बॉन्ड। तो देखिए आपका उपसहसंयोजक जो बॉन्ड होता है वो किस में पाया जाता है, आपके O3 में पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको पूरा दान कर दिया जाता है। ठीक है, अगर जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना मतलब दे रहा है तो एक प्रकार से जब वो इलेक्ट्रॉन को लेता नहीं है, जिसके फलस्वरूप एक प्रकार से इस तरीके का एरो लग जाता है। ठीक है, जैसे अभी आप लोगों को बताते हैं, ठीक है, जैसे ओजोन में इस तरीके से बॉन्ड लग जाता है। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, आपके ओजोन में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन को पूरा दान में दे दिया जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन को पूरा दान में दे दिया जाता है। यानी यहाँ पर मतलब शेयरिंग तो हुई नहीं है, जब वो इलेक्ट्रॉन की बराबर की शेयरिंग नहीं होगी, जिसके फलस्वरूप एक बॉन्ड का निर्माण हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक बॉन्ड बोला जाता है। अब आप लोगों को हम बताते हैं तत्व के बारे में, यौगिक के बारे में और मिश्रण के बारे में। ठीक है, अभी इसके एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं, आगे आप लोगों को पूरा डिटेल में बताया जाएगा। जब सॉल्यूशन वाला पार्ट चैप्टर कराएंगे तब उसमें आप लोगों को पूरा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो अभी इसके एग्जाम्पल करा देते हैं। ठीक है, एलिमेंट क्या होते हैं, तत्व। तो देखिए तत्व आपके कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा, अभी मैंने बताया भी था, हाइड्रोजन होता है, ठीक है, कार्बन, आपका कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ये सभी आपके क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन एक आता है, यौगिक देखिए क्या होते हैं, यौगिक देखिए कौन कौन से होते हैं। यौगिक जैसे हमने H2O ले लिया, ठीक है, NaCl ले लिया, लाइक इसमें अमोनिया ले ली, लाइक इसमें CO2 ले लिया,
यानी यौगिक क्या होते हैं जिसमें जो मतलब इसकी जो रासायनिक गुणधर्म होता है वो कैसा होता है, समान होता है, ठीक है। इसमें जो मतलब इसका रेशियो है वो कैसा होगा, समान होगा, ठीक है। अब आप जब किसी को बनाएंगे, जैसे हमने H2 को बनाया तो H2 प्लस O2, इसको कैसा ले रहे हैं हम, समान ले रहे हैं, तभी तो हमारा निर्माण हो रहा है 2H2 होगा, ठीक है, तभी तो आप जल बना पाओगे। जैसे C प्लस O2 एरो CO2, तो ये एक प्रकार से आपका क्या हुआ, यौगिक हुआ, ठीक है, क्या हुआ आपका, यौगिक। अब आप लोगों को बताते हैं हम मिश्रण के बारे में। आपसे पूछ दिया जाएगा निम्न में से कौन सा यौगिक है या निम्न में से कौन सा मिश्रण है, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट है आपका मिश्रण, ठीक है। तो आपका जो यौगिक है इसमें जो आपकी जो भी मतलब कंपाउंड की जो मतलब इसकी वैल्यू है वो कैसी है, समान दी जाती है, ठीक है। लेकिन मिश्रण में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। जैसे आप वायु ले सकते हैं, ठीक है, जैसे आपका हुआ वायु, लाइक आपका पदार्थ हुआ, ठीक है। तो ये सभी आपके क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो गया है। मैंने आपको जो भी सिलेक्टिव क्वेश्चन है वो बताने की कोशिश की। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल फिर आएंगे एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।